हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर थर्ड, चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चुनाव क्या है, चुनाव कौन कराता है और हम अपना प्रतिनिधि कैसे चुन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारे समय में पहला पॉइंट आता है, वो है चुनाव से क्या अभिप्राय है। आखिर चुनाव जो है, इसका मतलब क्या है। देखिए फ्रेंड्स, किसी देश की जनसंख्या लाखों या करोड़ों में होती है। ऐसे में क्या होता है, सरकार जो नीतियाँ बनाती है, सरकार की जो गतिविधियाँ हैं, उसमें हम सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले पाते। इसलिए हम अपना एक नेता चुनते हैं, और ये नेता जिस प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है, इसी को चुनाव कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जिस व्यक्ति को चुनकर हम संसद या विधानसभा में भेजते हैं, वही हमारा प्रतिनिधि कहलाता है। अब जिस प्रतिनिधि को हमने चुना है, इसके कुछ काम भी होते हैं, जैसे कि हमारे लिए कल्याणकारी नीतियाँ बनाता है। कल्याणकारी नीतियाँ मतलब जो जनता के हित में जो नीतियाँ होती है, जनता के फायदे के लिए, और यही देश का कानून भी बनाता है। फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर क्या है। आखिर ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्या, इनमें क्या अंतर है। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग जो रोज़मर्रा के कार्य होते हैं, सरकार के जो रोज के कार्य होते हैं, उनमें सीधे तौर पर भाग लेती है। और ये जो व्यवस्था है, ये ग्राम पंचायत और स्थानीय सरकार में देखी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र। मान लीजिए एक गांव है, उसमें किसानों को खेती करने के लिए पर्याप्त पानी, यानी कि जितने पानी की ज़रूरत होती है उतने पानी की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे, सरपंच के पास जाएंगे। अगले दिन पंचायत बैठेगी, लोग इकट्ठे होंगे, फिर वो लोगों के तर्क वितर्क सुनकर, उनकी परेशानियां सुनकर, उनकी परेशानी का समाधान करेगी। तो यहाँ लोगों ने क्या किया, सीधे तौर पर सरकार चलाने में भाग लिया। इसी को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन जब दोस्तों किसी देश की जनसंख्या लाखों या करोड़ों में होती है, जब पूरे देश का सवाल होता है, तो देश की जनसंख्या लाखों या करोड़ों में होती है। ऐसे में लोग जो है नीतियाँ बनाने के लिए सरकार की गतिविधियों में बार बार एक जगह इकट्ठे थोड़ी होंगे। इसलिए हम अप्रत्यक्ष तौर पर अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जो हमारी जगह नीतियाँ बनाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स जो हमारा आता है, वो है चुनाव आयोग। देखिए फ्रेंड्स, चुनाव आयोग है क्या। किसी देश की जनसंख्या लाखों या करोड़ों में होती है, यानी कि देश बहुत बड़ा होता है, उसकी जनसंख्या ही बहुत बड़ी होती है। तो ऐसे में जब हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि चुनाव स्वतंत्र और एकदम साफ सुथरे हो, यानी कि निष्पक्ष हो। तो ऐसे में हमें एक आयोग की आवश्यकता होती है, उसी को चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन भी कहा जाता है। और भारत में चुनाव आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन अधिकारी होता है, ये आप ध्यान रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चुनाव आयोग के कार्य, हमने ये पढ़ लिया कि चुनाव आयोग क्या है। अब इसके कुछ कार्य ही पढ़ लेते हैं। चुनाव आयोग की क्या क्या कार्य होते हैं। तो सो फ्रेंड्स, इसका जो पहला कार्य होता है, वो है मतदान सूची तैयार करना, यानी कौन कौन वोट देगा, ये उनकी एक सूची तैयार करता है। चुनाव कब और किस समय किस तारीख को होंगी, ये भी चुनाव आयोग ही निर्धारित करता है। अब चुनाव वोट देने वालों की सूची तैयार हो गई, चुनाव की तारीख तय हो गई। ये दोनों काम हो जाने के बाद, अब जब चुनाव हो जाते हैं, तो चुनाव की गिनती कौन करेगा, जो वोट डले हैं उनकी गिनती कौन करेगा, ये भी चुनाव आयोग करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, राजनीतिक दल में जो नई नई पार्टियां आती रहती है, उनको जो चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, वो भी चुनाव आयोग ही प्रदान करता है। अब फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे चुनाव आयोग में जो है कुछ गलतियां भी है, जो लोग कहते हैं। सबसे पहले चुनाव में जो है धन के प्रभाव को कम किया जाए। फ्रेंड्स देखिए, हम स्प्रिंट हो गया, ये आप देखिए, यहाँ धन आना था और यहाँ कम आना था। धन के प्रभाव को कम किया जाए, ये आप ध्यान रखना। किसी उम्मीदवार पर अगर कोई कानूनी मुकदमा चल रहा है, तो उसे चुनाव लड़ने से रोका जाए। जाति और धर्म के आधार पर जो अपीलें की जाती हैं, उनको रोक दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के चुनाव लड़ने के लिए सीटें आरक्षित की जाएं। फ्रेंड्स चलते पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है, वो है भारत में चुनाव प्रणाली। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत में चुनाव प्रणाली होती है, उसे फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के नाम से, या फिर जो सबसे आगे वो ही जीते, इस नाम से जाना जाता है। अब इसको समझने से पहले हम आपकी एनसीईआरटी की एक छोटी सी स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको ये और अच्छी तरह समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, चुनावों में कांग्रेस ने 543 सीटों में से 415 सीटें जीती, जो कुल वोटों के 80% से भी अधिक थी।
लोकसभा चुनावों में किसी दल को ऐसी सफलता नहीं मिली। इन चुनावों से क्या पता चलता है? कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली। इसका क्या अर्थ है? क्या प्रत्येक 5 भारतीय में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया? सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को जो वोट मिले थे वो खाली 48% थे। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो भारत है उसे 543 निर्वाचित क्षेत्र में बांट दिया गया। अब इन 543 निर्वाचित क्षेत्रों में अलग अलग पार्टी के नेता खड़े हैं, अलग अलग पार्टी के नेता प्रतिनिधि खड़े हैं, जिनमें से किसी एक को चुना जाता है। अब वो एक कौन सा होता है? जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक चार्ट से भी इसे समझ लेते हैं। ये जो चार्ट है ये 1984 के लोकसभा चुनावों का है। इसमें देखिए कांग्रेस को 48% वोट मिले हैं, भाजपा को 7.4%, जनता पार्टी को 6.7%। तो इनमें क्या हुआ, वोट डिवाइड हो गए। इनमें से जिसको सबसे अधिक वोट मिले वो जीत गया। जैसे कि हाँ, जो सबसे अधिक वोट मिले हैं वो कांग्रेस को मिले हैं, तो वो जीत गई और उसे लोकसभा में 415 सीटें मिली। आइए अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है भारत में समानुपाती प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली। इसे एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे द्वारा चुने हुए जो एमएलए एमपी है वो वोट देते हैं राज्यसभा के चुनाव के लिए। अब आम चुनावों में क्या होता था, हम अपने पसंदीदा किसी एक प्रतिनिधि को वोट दे सकते थे, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि ए, बी, सी और डी, अब ये जो चुनाव है ये राज्यसभा के हो रहा है। मान लीजिए मुझे ए कम पसंद है, मैंने उसे सेकंड नंबर पर रख दिया। बी मेरे को ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने उसे फर्स्ट नंबर पर रख दिया। सी मुझे कम पसंद है, अगर ये दोनों नहीं जीते तो कोई और तो होना चाहिए। सी मुझे कम पसंद है इसलिए मैंने उसे थर्ड नंबर पर रख दिया। डी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने उसे फोर्थ नंबर पर रख दिया। तो ऐसे चुनाव होते हैं यहाँ काउंटिंग में। अब मेरी जगह कोई और आएगा, मान लीजिए उसे ए ज़्यादा पसंद है तो उसने ए को फर्स्ट पे रख दिया, बी को थर्ड पे रख दिया, सी को फोर्थ पे रख दिया और डी को सेकंड पे रख दिया। अगर बी ए नहीं जीता तो ए नहीं जीता तो डी जीतेगा, डी नहीं जीता तो बी जीतेगा और अगर बी नहीं जीता तो सी जीतेगा। ऐसे करके यहाँ काउंटिंग होती है कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। तो जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। इसी को समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। आइए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि ये भारत में किस तरह से होती है। ये राजस्थान के राज्यसभा चुनावों का उदाहरण है। एक मान लीजिए हमारे पास जो एमएलए हैं, टोटल जिन एमएलए को वोट देना है उनकी संख्या जो है वो 200 है और हमें प्रतिनिधि कितने चुनने हैं, हमें 4 प्रतिनिधि चुनने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 + 1 ब्रैकेट क्लोज +1। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 205 और जब हम इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 40। अब आप देखिए यहाँ +1 भी दिया हुआ है, ये +1 जो है जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये 41 हो जाएगा। इस तरह से जिसको 41 वोट मिलेंगे जिस प्रतिनिधि को, वो जीत जाएगा। इसी को समानुपाती प्रतिनिधि प्रणाली कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब जो हमारे सामने नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली और समानुपाती प्रतिनिधि प्रणाली में अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पहले देख लेते हैं सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली। फ्रेंड्स देखिए, इस प्रणाली में पूरे देश को छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे कि भारत है, इसे 543 निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है और हर निर्वाचित क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, यानी कि जो वोटर है वो अपने प्रतिनिधि को वोट देता है। विजयी उम्मीदवार यानी कि जो जीतता है उसे ज़रूरी नहीं कि हमेशा 50% से ऊपर वोट मिले। जैसे कि अभी हमने पीछे कांग्रेस का एग्जाम्पल देखा था, उसे खाली 48% वोट मिले थे, लेकिन फिर भी उसकी लोकसभा में 415 सीटें थी। और ये जो व्यवस्था है ये यूनाइटेड किंगडम और भारत में अपनाई जाती है। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं समानुपाती प्रतिनिधि प्रणाली में आखिर क्या अंतर है। इसके बारे में पढ़ लिया, अब एक बार समानुपाती प्रतिनिधि प्रणाली में अंतर देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो है किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र यानी कि पूरे देश को एक ही निर्वाचित क्षेत्र माना जाता है। इसमें निर्वाचित क्षेत्रों को बांटा नहीं जाता जैसे कि भारत में है। और यहाँ जो है एक निर्वाचित क्षेत्र में कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। देखिए, अब पूरे देश को एक निर्वाचित क्षेत्र माना है तो एक प्रतिनिधि तो चलाएगा नहीं, तो इसमें जो है एक क्षेत्र में कई सारे प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता जो है पार्टी को वोट देता है, जैसे कि हम तो जो है अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं, लेकिन यहाँ जो वोट देता है वो पूरी एक पार्टी को देता है, किसी एक उम्मीदवार को नहीं देता।
विजयी उम्मीदवारों को वोटों का बहुमत हासिल करना होता है। और ये जो व्यवस्था है ये नीदरलैंड और इजराइल में अपनाई जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? फ्रेंड्स देखिए, हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसे वोट देने का अधिकार है और इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, वैसे ही हर व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधि बनने का अधिकार है, यानी कि वो जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जनता का प्रतिनिधि बन सकता है। इसके लिए बस आयु निर्धारित की गई है कि कितने साल का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि विधानसभा के चुनाव के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो 25 है। और यहाँ पर जो है जाति, लिंग, जन्म, शिक्षा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो।